2019 से पहले मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था यूपीएससी का, और ये कोई बचपन का ड्रीम नहीं था। इस बीच मैंने ग्रेजुएशन में अपनी पूरी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, एमटीएस के भी एग्ज़ाम्स दिए, कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम्स दिए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स दिए, बट कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो सोसाइटी की तरफ से भी पेरेंट्स के ऊपर हमेशा वो प्रेशर रहता था कि शादी कर देनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा पढ़ाने का नहीं वो चीज़ें थी। कोई भी स्टूडेंट हो, सबको प्रॉब्लम्स हैं। कोई मेंटली परेशान है, कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन हो रखा है। मैंने 2019 में जब स्टार्ट करी तो नॉर्मली यूट्यूब पे देख करके, टॉपर्स टॉक देख करके मैंने चीज़ों को स्टार्ट करा। जो भी किसी टॉपर्स ने बताया वो बुक्स को रैंडमली पढ़ना शुरू कर दिया, और इस एग्ज़ाम को मैंने एक स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम की तरह बना दिया कि सारी बुक्स को पढ़ना है, उन बुक के नोट्स बनाने हैं सारे, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको माइंड में नहीं रखा, बुक के नोट्स बनाने शुरू कर दिए। यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास जब बहुत कुछ होता है तो हम हर तरफ हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। लाइफ में हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है, वो मिलता है जो हमें हर हाल में चाहिए होता है। तो उसके बाद मैंने मनोज सर की टेस्ट सीरीज ली, तो उनके डिस्कशन वीडियोस से धीरे धीरे करके जब वो एसेज को पूरा एनालाइज करके उन्होंने सारी चीज़ें समझाई किस तरीके से, और बहुत ही नेचुरल वे में उन्होंने चीज़ों को समझाया कि एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं हमें लेकर के चलना है। गलतियाँ, सबसे बड़ी गलती ये थी फर्स्ट टाइम में कि मैंने ये टाइम ऐसा आ रखा है कि बहुत सारे लोग मिल रहे हैं कि बहुत ही कम प्राइस में वो कोर्सेज हमें मिल जा रहे हैं। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कम प्राइसेस में चीज़ें मिल जाती हैं, उनके पीछे नहीं भागना है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सबकी यूपीएससी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। स्टूडेंट्स व्यू की टीम पिछले कई टाइम से यूपीएससी टॉपर्स के साथ बात करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ आशा मैम है और इनकी 378 रैंक के साथ यूपीएससी 2023 में सिलेक्शन हुआ। मैम बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। सबसे पहले अपने बारे में बताओ, कहाँ से आते हो आप और कैसे आपने यूपीएससी के बारे में सोचा? जी, मैंने अपनी स्कूलिंग तो डॉक्टर सर्वोदय कन्या विद्यालय शक्तिनगर नंबर 1 से करी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीकॉम ऑनर्स में 2019 में फ़ाइनल करी। 2019 से पहले मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था यूपीएससी का, और ये कोई बचपन का ड्रीम नहीं था। इस बीच मैंने ग्रेजुएशन में अपनी पूरी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, एमटीएस के भी एग्ज़ाम्स दिए, कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम्स दिए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स दिए, बट कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद 2019 में फाइनली एक पूरा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट मेरे साथ हुआ 2020 में, जिसमें कि मेरी सिस्टर की जॉब लग गई, और ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। जिस फैमिली से हम आते हैं कि गर्ल्स के लिए जॉब लग जाना, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक मेंटली मैं स्टेबल हुई, और उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है। तो ओवरऑल मैंने डिसाइड वहाँ से किया, और बचपन का ऐसा कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। तो ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। जैसा कि ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, तो आपने बताया कि आप बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते हो। आपके पास सब चीज़ें ऐसे नहीं थी कि यूपीएससी के लिए आप पढ़ पाओ। आपके पास मेंटरशिप का साधन नहीं थे, आपके पास नोट्स खरीदने के लिए सारी वो इतने नहीं थी सब चीज़ें। तो कैसे ये चीज़ें मैनेज करके आखिरकार यूपीएससी का इतना बड़ा, देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम के बारे में सोचा आपने? जी सर, दिल्ली में भी मैं रहती दिल्ली में बेशक हूँ, बट दिल्ली में सोनिया विहार ऐसी एरिया पर है जो काफ़ी बैकवर्ड है, और इवन ओला उबेर भी अगर हम बुक करते हैं तो बुकिंग कैंसिल्स हो जाती हैं अक्सर। पूरे रोड ब्रेक हैं, तो घर तक पहुँचना भी 10-15 मिनट हमें पैदल चल के जाना पड़ता है, ऐसी कंडीशंस हैं। उसके अलावा फाइनेंशियली भी मेरी सिस्टर की जॉब के बाद चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज हो गई थी, बट उसके पहले भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम 2-3 लाख रुपए अफोर्ड करके हम बहुत बड़ी कोई कोचिंग्स में एनरोल कर सकें। तो फाइनेंशियली भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, और बैकवर्डनेस के साथ में एक जो सबसे मेजर इशू था सोशल प्रेशर, कि हमारे एरियाज़ में गर्ल्स को, बॉयज़ के लिए बेशक लोग घर गिरवी रख करके उनको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कराते हैं, बट गर्ल्स के लिए ऐसी कंडीशन नहीं थी। तो सोसाइटी की तरफ से भी पेरेंट्स के ऊपर हमेशा वो प्रेशर रहता था कि शादी कर देनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा पढ़ाने का नहीं वो चीज़ें थी। और इस वजह से एक लगभग 4-5 साल तक सिर्फ घर में बैठ करके सिर्फ पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्सों को बोला होगा कि ऐसा आपकी शादी करवा दो?
तो उस समय कैसे आपने आपको सब चीज़ें संभाल के यूपीएससी के बारे में वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की? जी, मेरे केस में ये बहुत अच्छा था कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, और क्योंकि मेरी सिस्टर थी तो थोड़ा सा एक प्रेशर मेरे ऊपर कम था, और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता था, और जो भी प्रेशर आए उन्होंने अपने तक उन चीज़ों को रखा, तो मुझ तक बहुत कम चीज़ें पहुँच पाती थी। तो आप क्या स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे जो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनके पिताजी बहुत इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और यूपीएससी के लिए वो करना चाहते हैं, क्या बोलोगे? आई थिंक इस चीज़ को अपना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हमें लाइफ में कोई भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबको प्रॉब्लम्स हैं। कोई मेंटली परेशान है, कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन हो रखा है, तो हर किसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बट हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम खुद के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बेस्ट सोल्यूशंस निकाल करके हम आगे बढ़ सकें। कोचिंग्स में अफोर्ड नहीं कर पाई थी, बट फैमिलीज़ के लिए मैं ये बात बोलूँगी कि एक फैमिली में अगर इमोशनल सपोर्ट हम बनाए रखते हैं तो शायद वो चीज़ें जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाती हैं। मेरे केस में मेरे सीनियर थे रवि सर, तो हमेशा चीज़ों को ले करके, स्पेशली जब मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं निकले थे तो उसके बाद से इस प्रीलिम्स में पूरा उन्होंने हमेशा सपोर्ट करके रखा, किस तरीके से चीज़ें करनी है, किस तरीके से गाइडेंस का वो। तो कोई भी अगर बड़ा समझदार हमारे पास होता है, जिसे एक्सपीरियंस होता है, तो शायद चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाती हैं। बट आई थिंक होप नहीं लूज़ करना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो इस तरीके से करेंगे हम, थोड़ा सा सेल्फ बिलीव रखेंगे तो पॉसिबल है। तो आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कैसे की? मैंने 2019 में जब स्टार्ट करी तो नॉर्मली यूट्यूब पे देख करके, टॉपर्स टॉक देख करके मैंने चीज़ों को स्टार्ट करा। जो भी किसी टॉपर्स ने बताया वो बुक्स को रैंडमली पढ़ना शुरू कर दिया, उन टीचर्स को रैंडमली फॉलो करना शुरू कर देंगे। टेलीग्राम, यूट्यूब पे लगभग चीज़ें हमें अवेलेबल रहती हैं, तो वहाँ से मैंने चीज़ें स्टार्ट करी। बट क्योंकि प्रॉपर एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं नहीं चल पा रही थी, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनको नहीं कर रही थी, जिनकी नहीं थी उनको कर रही थी। और इस एग्ज़ाम को मैंने एक स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम की तरह बना दिया। कि सारी बुक्स को पढ़ना है, उन बुक के नोट्स बनाने हैं सारे, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको माइंड में नहीं रखा, बुक के नोट्स बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से बहुत सारी मैंने गलतियाँ करी। 2019-20 में लगभग मैंने पूरे एक्सपेरिमेंट्स करे अपनी जर्नी में। फिर 2021 में रवि सर से मेरी बात हुई, तो उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके ऑन ट्रैक करनी उन्होंने शुरू करी कि प्रॉपर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, थोड़ा पेशेंस बना करके रखना ज़रूरी है। उसके बाद रैंडमली हर चीज़ को नहीं फॉलो करना है। यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास जब बहुत कुछ होता है तो हम हर तरफ हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। ये काम नहीं करना है, अपनी चीज़ों को लिमिट करके रखना है। जो अच्छी फैकल्टीज़ हैं या जो भी अच्छी बुक्स हैं जो कि हर कोई फॉलो कर रहा है, उन तक अगर हम लिमिट करके रखेंगे और प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर हम फोकस्ड रहेंगे तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो यूपीएससी में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे, सोशल मीडिया पे कई सारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया भी यूज़ करते थे, तो आपने डिस्ट्रैक्शंस को किस प्रकार मैनेज किया? जी सर, डिस्ट्रैक्शंस में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब तो मैंने मेंस के बाद अपना फ़ोन में इंस्टॉल किया, और इवन अभी भी मेरे फ़ोन में ऐप नहीं है इंस्टाग्राम, और उसकी क्रोम से ही कभी टाइम मिल गया तो वो चला लिया, अदरवाइज सोशल मीडिया का बिल्कुल नहीं रहता था। यूट्यूब पे शॉर्ट्स का एक वो रहता है कि एडिक्शन हो जाता है उसका, तो उसके लिए बहुत रेयर मैं कोशिश, मोस्टली मेरी स्पेशली प्रीलिम से पहले तो लगभग ऐसा होता था 1 आधे महीने तक मैं फ़ोन ही नहीं टच करती थी, कि वो फ़ोन ही अलग साइड में, क्योंकि बुक से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। तो ये एडिक्शन वाली चीज़ मेरे साथ नहीं थी, और क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से थी तो मेरे पेरेंट्स ही बहुत बड़ा मोटिवेशन थे मेरे लिए। और एग्ज़ाम क्लियर करना, एक बात ये बोली जाती है कि लाइफ में हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है, वो मिलता है जो हमें हर हाल में चाहिए होता है। तो थोड़ा सा एक वो कंडीशन थी मेरे साथ, तो मेरे साथ ये डिस्ट्रैक्शंस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं। मैं साइड जो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं सिर्फ उन तक करके बाकी चीज़ों को मैं साइड कर देती थी हमेशा। ओके, तो आपने एथिक्स और ऐसे के लिए मनोज सर से आपने गाइडेंस ऐसे के लिए जी, तो उसमें आपने मनोज सर ने आपको कैसे हेल्प की? क्या रियली में स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? जी सर, ऐसे को लेकर के एक मार्केट में बहुत सारे क्रिएट हो रखे होते हैं कि हमारे इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फ्लो को लेकर के किस तरीके से ऐसे का फ्लो रखना है। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत एक डर मेरे माइंड में था, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने मनोज सर की टेस्ट सीरीज़ ली, तो उनके डिस्कशन वीडियोज़ से धीरे धीरे करके जब वो एसेज को पूरा एनालाइज करके उन्होंने सारी चीज़ें समझाई किस तरीके से, और बहुत ही नेचुरल वे में उन्होंने चीज़ों को समझाया कि एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं हमें लेकर के चलना है कि यही एक तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का, यही एक तरीका है हमें आंसर पूरे एस्से को लिखने का। तो उस मेंटेलिटी को, उस माइंडसेट को उन्होंने ब्रेक किया वहाँ पर। और जैसे जैसे मैं डिस्कशन वीडियोस देखती गई, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जब मैंने एस्सेज देखती गई किस तरीके से वो एक एक एस्से को लेकर के उन्होंने डील किया, तो वो बहुत हेल्पफुल था। तो आपका मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम मेंस में इंग्लिश था और इंटरव्यू में हिंदी था। हाँ, तो आपने बोला आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर आखिरकार आपने मेंस में कैसे इंग्लिश को
प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से लिखा मेंस में। जी सर, आई थिंक GS 1 2 3 4 के पेपर में तो कीवर्ड्स ही हमारे पास इतने होते हैं और इतना हमारे पास स्पेस नहीं होता कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत है, बहुत ग्रामर्स अच्छी होने की ज़रूरत है। तो जस्ट GS 1 2 4 तो आराम से 1 2 3 4 आराम से मैनेज हो गया था, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर कीवर्ड्स की अपनी एक लिस्ट बना ली थी हर सब्जेक्ट के। फिर कुछ बहुत अच्छे फ्रेजेस जो मुझे मिलते थे न्यूज़पेपर्स से या कहीं पर भी मैगजीन्स से, तो उनको मैंने लिस्ट कर लिया था। तो वहाँ पर तो मेरा काम चल गया था, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है। बट एस्से में दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पर लिख करके ही इम्प्रूव करने का काम, फिर मेरी सिस्टर टीचर हैं तो उनको मैं दिखा देती थी कि ये ग्रामर की यहाँ जो मिस्टेक हो रही है थोड़ा सा बता दो, तो वो लिख करके इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी मैंने। बट स्पोकन इंग्लिश में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब रिटर्न में दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हमारे स्कूल्स में भी मीडियम यही होता था कि हमने पढ़ाई हमेशा इंग्लिश मीडियम में करी है, बट बोलना हमेशा हिंदी में रहता था, तो ये थोड़ा सा एक बैरियर था। आपने बताया 2 प्रीलिम्स आपके नहीं हुए थे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में, क्या गलतियाँ रही आपकी? जी, गलतियाँ, सबसे बड़ी गलती ये थी फर्स्ट टाइम में कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं थे PYQ उसको ठीक तरीके से। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स कभी मैंने पढ़े कभी नहीं पढ़े, सोर्सेज मैंने मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो किया था। एक ही सब्जेक्ट के लिए 3-3 4-4 बुक्स को फॉलो कर लेना, 3-3 4-4 लोगों के नोट्स को देख लेना, तो ये बहुत बड़ी मैंने गलती करी। नेक्स्ट चीज़, मैंने रिविजन के ऊपर नहीं फोकस किया था। और प्रीलिम्स में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम मेरा जो प्रीलिम्स था, पॉलिटी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे नोट्स में थे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मेरे नोट्स में से आए थे, बट स्टिल वो क्वेश्चंस में गलत कर दिए मैंने, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। उसके अलावा सेकंड प्रीलिम्स में मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने प्रॉपर वे में एक एग्जाम लाइक कंडीशन में खुद को टेस्ट नहीं किया, तो मॉक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाए थे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर लिए थे। और वो एक मेंटली कैसे हमें उस दिन में खुद को डील करना है, वो चीज़ नहीं सीख पाई मैं, तो उसकी वजह से एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। तो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू, फिर GS में मैं पैनिक करी और उसका सारा लोड मैंने CSET पे भी निकाल दिया, तो अल्टीमेटली CSET भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आई थिंक ये मेरी कुछ मिस्टेक्स रही थी। अभी प्रीलिम्स है कुछ दिनों बाद में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे, क्या क्या नहीं करना है? सब तो जो करना है वो तो करेंगे, लेकिन कौन कौन सी पॉइंट्स है वो नहीं करने अपने? आई थिंक मेंटली खुद को काम रखिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भागिए। अच्छा। जैसे अभी ये टाइम ऐसा आ रखा है कि बहुत सारे लोग मिल रहे हैं कि बहुत ही कम प्राइस में वो कोर्सेज हमें मिल जा रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कम प्राइसेस में चीज़ें मिल जाती हैं, उनके पीछे नहीं भागना है। अब तक जो कर रखा है उस पर ट्रस्ट रखिए और उसको अच्छे से करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। मल्टीपल मॉक्स के पीछे भी भागना आई थिंक इस टाइम पर नुकसान कर जाता है, क्योंकि मॉक्स का अपना एक पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपना एक पैटर्न है। और आई थिंक ये बात भी माइंड्स में बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नॉलेज होती है बट सिर्फ कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती है। तो यहाँ पर खुद को माइंड शांत रखिए कि ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ के नंबर आएंगे, थोड़ा शार्पली जिन चीज़ों की ज़रूरत है एग्जाम में क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए, उनमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करिए, किस तरीके से लैंग्वेज सेट होती है उनको आइडेंटिफाई करिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स फॉलो करिए जो कि अब तक पढ़ा है। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स आए हैं, सबके चैनल्स हैं, सबने अपने अपनी चीज़ें बता रहे हैं, तो रैंडमली सबके पीछे मत भागने लगिए। जो अब तक आपने फॉलो किया है वही चीज़ काम आएगी अल्टीमेटली, और काम रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।